बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप के आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था अप टू डिजाइनिंग ऑफ टेंशन मेंबर्स, आपने सारे के सारे लेक्चर सुन लिए होंगे एंड यू शुड हैव अ वेरी क्लियर विजन रिगार्डिंग टेंशन मेंबर डिजाइनिंग एज वेल एज एनालिसिस। आपको थ्रू डिजाइनिंग थ्रू टेबल्स भी थे, थ्रेडेड रॉड और केबल्स को भी हमने डिस्कस किया। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन द 8th वीक एंड दैट इज द फाइनल वीक फॉर द मिड टर्म्स, बिफोर मिड टर्म्स। तो आई विल ट्राई के ये लेक्चर, तो इसकी जो कंपोजिशन है, जो स्लाइड्स हैं वो तो ज़्यादा है, मैं इसकी हाफ ही कवर करूंगा फॉर सेक ऑफ योर मिड टर्म्स। बहरहाल हम इसको इंशाल्लाह ताला आफ्टर मिड टर्म इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे एंड दैट विल बी असाइन्ड टू योर फाइनल टर्म पेपर्स। ओके, so this is for mid and finals, that has no relation with the knowledge point of view. So you can see today the screen has something written that is compression members. So tension members हमने पहले डिस्कस किया. We know that what do you mean by compression members. तो compression members का जो आपको आइडिया फ्रॉम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स है, हमने टेंशन मेंबर को जब डिफाइन किया था कि वी से दैट दिस इज एन एलिमेंट। ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ थ्रू सेंट्रॉइड। अगर इसमें लोड लगे, अपोजिट एंड इक्वल लोड लगे, सो दिस इज द मेंबर इज इन टेंशन. But if I'm trying to draw it more clear and in a proper manner, let me try it. I think now I've got the good figure. मेरे ख्याल अब डायग्राम अच्छी बन गई है. So it is vice versa. The load will be in compression at the centroid of the element. Centroidal axis जो है एलिमेंट का, मेंबर का, उस पे जब आपके दोनों कंप्रेसिव लोड लग रहे हों इन द सेम डायरेक्शन, तो यू वुड से कि द मेंबर इज इन कंप्रेशन. लेकिन आपको पता है, वी नो दैट कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल मेंबर्स, अगर ये स्टेटमेंट अगर आप देखें यहाँ पे, स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ओनली कंप्रेसिव फोर्सेस, स्ट्रेस, आप कहते हैं जी स्ट्रेस जो है ना वो एंटायर एरिया पे या क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे ये जो है वो यूनिफॉर्म होगी, तो इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन होगी. ये चीज हमने टेंशन मेंबर में भी डिस्कस की थी कि अगर हमारी स्ट्रेस यूनिफॉर्म है तो हमारी जो हम सेंट्रल एक्सिस पे जब एक्ट करेगा तो वो हमारी जो स्ट्रेस होगी वो यूनिफॉर्म होगी. लेकिन a very good thing is written over here कि ये एक आइडियल स्टेट है. आपको याद होगा जब हम फिजिक्स में इंटर में पढ़ते थे कि आइडियल कंडीशन रियलाइज करते थे, कुछ न कुछ इसेंट्रिसिटी आ जाएगी. ठीक है, मतलब ये जो बिल्कुल ही सेंट्रल एक्सिस पर लोड का एक्ट करना, दैट इज वेरी रेयर. ठीक है, इसेंट्रिसिटी को आप अवॉइड नहीं कर सकते. आप सोच रहे होंगे जी, अब एक मतलब एग्जांपल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में सवाल आता है कि जी ट्रस्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो पिन कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, लेकिन वो पिन कनेक्टेड तो नहीं होते. आपने देखे होंगे वो तो फिक्स, जो उनकी जो जॉइंट होता है वो उनका वेल्ड होता है या बोल्टेड होता है. वेल्डिंग या बोल्टेड में तो रोटेशन फ्री जो द पिन है वो पिन तो नहीं है. दैट डज नॉट अलाउ द मेंबर टू रोटेट इन दैट वे, क्योंकि वो उसकी जो अजम्पशन है वो जो पिन वाली है वो है ही नहीं. वो बोल्टेड हो या वेल्डेड हो, दैट गोज इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स कनेक्ट, फिक्स जो है ना सपोर्ट. तो कहने का मकसद ये कि उन ट्रसेस में भी शेयर एंड बेंडिंग होते हैं. अगर आप आरसी एवलर की बुक पढ़ेंगे, वो कहता है जी ट्रस्ट मेंबर की जिस तरह आप कनेक्शन करते हैं उनमें भी आपकी जो है ना शेयर एंड बेंडिंग होती है. लेकिन प्राइमरी जो मतलब जो इफेक्ट है, आप कहेंगे जो ज्यादा जो इफेक्ट है वो होता है एक्सियल फोर्सेस का होता है. सेकेंडरी जो इफेक्ट है वो बेंडिंग मोमेंट और शेयर का होता है. ठीक है, आप उनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन यू नीड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और समथिंग बेटर टेक्निक और सम बेटर टेक्निक के वो ज्यादा जो है वो आइटरेटिव होता है, और आइटरेटिव से मुराद बल्कि ज्यादा लेंथी होता है. ठीक है, तो वी नीड सम कंप्यूटर टूल और एनी अदर टूल जो है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए. लाइक दिस, आपको पता है कि अगर वो इसेंट्रिसिटी होगी, फॉर एग्जांपल मैं इसेंट्रिसिटी वाले पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे और आपके लिए कोशिश करता हूँ कि क्लियर करूँ, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1 इस वक्त पढ़ रहे होंगे, आई होप, या आपने पढ़ लिया है. ठीक है, अगर ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, लोड अगर आपका यहाँ पे लग रहा है तो ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस पे, ये आपका जो लोड है वो एक एक्सियल कंप्रेसिव लोड है. लेकिन लोड अगर फॉर एग्जांपल आपका इस जगह पे लग रहा है, ओके, कहाँ पे लग रहा है, फॉर एग्जांपल इस जगह पे आपका लोड लग रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज इसेंट्रिसिटी. ई हम कहते हैं उसको,
कि सेंट्रोइडल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे जो है ना वो आपका लोड लगा है। ऑफ कोर्स अगर आपका जब लोड लगेगा तो इसका जो इफेक्ट होगा, अगर आप इसका सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट लेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस पे उसका जब आप मोमेंट लेंगे तो देयर वुड बी सम वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर आपका P1 है सेंट्रोइडल एक्सिस पे था, लेकिन जब आपका P2 सेंट्रल एक्सिस से दूर लगा तो मोमेंट क्या होगा, P2 इंटू ई इसेंट्रिसिटी, ये आपका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, और ये मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ड्यू टू इसेंट्रिसिटी P2 into E, whatever P2 is, whatever E is, that depends upon the values। ये उसका मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट का, ये जो हमारी जो बेंडिंग मोमेंट है उसकी जो है वो ये मैग्नीट्यूड है। ओके, ये बेंडिंग मोमेंट की मैग्नीट्यूड है। तो बहरहाल हम उसको, हम कहते हैं जी ठीक है बेंडिंग को होने दें, लेकिन हम उसको एज अ सेकेंडरी या उसको कंडीशन एज अ सेकेंडरी उसको रिगार्ड करते हैं, ठीक है, और उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं जब हम कोई भी, हम कहते हैं जी नहीं हमारा जो लोड है वो, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं, जिस तरह हम बेंडिंग थ्योरीज में भी अजम्पशंस करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं जी हमारा जो लोड है वो सेंट्रल एक्सिस पर है, ठीक है, और वो पिन कनेक्टेड है, तो दैट्स ऑल, हमारी जो है वो सारी की सारी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड हुए और उसमें कोई इसेंट्रिसिटी का सवाल नहीं है। सो देयर विल बी नो एनी बेंडिंग मोमेंट एज अ सेकेंडरी और टर्शियरी, जो भी हो बेंडिंग मोमेंट उसमें नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक और टर्म में आपको याद होगा, मैं इफ यू रिमेंबर दैट, कि हमने ये चीज जो है वो उसमें बीम कॉलम में हमने जो है वो की थी, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। रिमेंबर, अगर आपको याद हो, बीम कॉलम्स हमने पढ़े थे, जब आप फ्रेम को सॉल्व करते हैं और आपका जब फ्रेम आपका फिक्स कनेक्टेड फ्रेम हो, उसमें फिक्स कनेक्शन हो, तो वहां पर बीम कॉलम बनता है। मींस बीम कॉलम क्या है आपको, जिसमें एक्सियल भी हो और उसमें बेंडिंग भी हो। यू नो दैट कि जब आपका फिक्स कनेक्शन होता है तो वहां पे मोमेंट क्रिएट होता है, इंटरनल मोमेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। आपका ये जो बीम कॉलम कंडीशन है तो वहां पर बेंडिंग होगी, वहां पर हम बेंडिंग को निगलेक्ट नहीं कर सकते अगर इस तरह की सिचुएशन है तो, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो इस तरह की हमारे पास जो कंप्रेसिव मेंबर वाली सिचुएशन है उसमें जो है ब्रेसिंग के लिए या उसमें, वहां पर हम फिलहाल जो है वो अजम्पशन करेंगे, एसेंट्रिसिटी ऑफ कोर्स होगी, उसके लिए अलग से कैलकुलेशंस होती हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। देखिए इसमें जो कंप्रेशन मेंबर का जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1 में ये सारी की सारी चीजें पढ़ ली हुई हैं, लेकिन आई एम रिपीटिंग दोज थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपका जो बेस्ट कॉमन एग्जांपल है कंप्रेशन मेंबर की कहां पर होती है, बिल्डिंग में या ब्रिज में जो कॉलम होता है वो आपका क्या है, कंप्रेसिव मेंबर है, जिसका फंक्शन क्या होता है, वर्टिकल लोड्स को सपोर्ट करना। ओके, कंप्रेशन मेंबर को जो है वो हम ट्रसेस में यूज करते हैं, और ब्रेसिंग सिस्टम में उसका जो है ना, जस्ट लाइक हमने ब्रेसिंग सिस्टम्स को कल देखा था केबल्स में, जिस तरह हम करते हैं वहां पे ब्रेसिंग्स होती हैं, एक वो आपके कुछ जो है ना वो ब्रेसेस टेंशन में होते हैं, कुछ कंप्रेशन में होते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्मॉलर कंप्रेशन मेंबर है, आप यू नो वेरी वेल दैट जो बिल्कुल जो स्मॉलर मेंबर होता है हम उसको स्ट्रट कहते हैं। आपको पता है टाई एंड स्टर्ट की डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कशन की थी। टाई जो होता है वो स्मॉलर मेंबर टेंशन वाला, और जो स्टर्ट जो होता है जो है वो कंप्रेशन का के लिए हम यूज करते हैं। तो जो स्मॉल हमारे जो कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टर्ट्स कहते हैं। ओके, तो इन कंप्रेशन मेंबर को देखिए, बात ये है कि जब आप कंप्रेशन मेंबर को या किसी भी जो आपका जो स्ट्रक्चरल मेंबर है, जब आप उसको सॉल्व करते हैं या उसको किसी टेक्निकल निगाह से देखते हैं, तो यू नीड टू क्लियर। इंजीनियरिंग में हमें क्या होती है, इंजीनियरिंग में हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट। अगर हम देखें ना, जिस तरह हम कहते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल बीम के ऊपर जिस तरह हम फॉर एग्जाम्पल एक बांस का जो है डंडा है या स्टिक है बांस की, आप उसके ऊपर जब खड़े होते हैं तो उसमें बेंडिंग होती है। वी नो दैट दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। आपको नजर आ रहा है कि ये बेंडिंग मोमेंट है, लेकिन आप उस बेंडिंग मोमेंट को किससे कैसे डिफाइन करेंगे, वो बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, वो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है, उन सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए आपने इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम निकाली, आपने मोमेंट को डिफाइन किया जी, फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है वो हमारा जो है वो मोमेंट है, ठीक है। इन सबको डिफाइन करने के लिए आपने बेंडिंग मोमेंट शेप फोर्स डायग्राम का सहारा लिया, मैथमेटिकली आपने उनको डिफाइन किया। तो सेम वे आपका जो कंप्रेशन मेंबर है, जहां पर ये कंप्रेशन हो रही है, टेंशन मेंबर को जो आपने अंडरस्टैंड किया, वो डिफरेंट मैथमेटिकल पैरामीटर्स और इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उसको समझा, उसकी मैकेनिक्स को समझा।
इसी तरीके से हमने कंप्रेशन मेंबर्स की मैकेनिक्स को समझना है कि कंप्रेशन मेंबर्स में हमें तो पता है कि जी कंप्रेशन मेंबर के ऊपर जब ज्यादा लोड लगेगा तो वो बकल भी कर सकता है। बकलिंग समझते हैं आप? लाइक अगर आप देखें कि ये एक मेंबर है, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा मेंबर है, सिलेंडर मेंबर है एज कंपेयर टू दिस मेंबर, ये स्टॉकियर है ये, लेकिन ये सिलेंडर है, ज्यादा सिलेंडर है एज कंपेयर टू दिस सिलेंडर। मैंने आपको पहले भी बता दिया था इसका क्रॉस सेक्शनल जो उसका जो डायमेंशंस हैं, वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थर्ड डायमेंशन से बहुत कम हो। तो ये देखिए यहाँ पे लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, ओके। और सॉरी तो यहाँ पर अगर आप देखें इस मेंबर को कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो एज कंपेयर टू दिस पैरेलल मेंबर, ये इसकी जो है वो कम है, ठीक है, ज्यादा है, सॉरी। तो यहाँ पर जब ये लोड लगेगा इसके ऊपर, एक हालांकि ये एक्सियल कंप्रेसिव लोड है, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्सियल कंप्रेसिव लोड है वो लग रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये जो मेंबर है ये बकल करेगा। ये देखें यहाँ पे ये इसमें बकलिंग हो रही है। ये आप जो आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई आपकी ऐसी कोई कॉम्ब है या कोई भी ऐसा इलास्टिक मटेरियल है, जब आप उसको बकल इस तरह कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा वो अनस्टेबल होगा इन टर्म्स ऑफ बकलिंग, बकलिंग होगी उसमें, ठीक है। और उस बकलिंग को हम कहते हैं जी क्रिटिकल, उसको तो हम कहते हैं बकल, और जो लोड होता है जो उसको बकलिंग जो उसमें क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल बकलिंग लोड, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मेंबर के बजाय इसको देखेंगे, ये कम सिलेंडर है, ये स्टॉकियर मेंबर है, इसको अगर आप कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो इसमें बकलिंग नहीं होगी। ये इसकी जो अनस्टेबिलिटी है या फेल्यूर है वो आपका बकलिंग से पहले यील्डिंग हो जाएगी, मटेरियल की अपनी यील्डिंग हो जाएगी और ये उसमें फेल हो जाएगा, बल्कि बकलिंग नहीं होती। लेकिन अगर आपका ज्यादा सिलेंडर मेंबर है तो उसमें पहले जो अनस्टेबिलिटी है वो थ्रू बकलिंग होगी, ठीक है। हम कहते हैं जी लोड, जो लोड है जहां पर बकलिंग होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो सिलेंडरनेस पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा सिलेंडर होगा उतनी ज्यादा बकलिंग होगी या कम लोड पे बकल हो जाएगा, जितना ज्यादा सिलेंडर होगा उतने कम लोड पे वो बकल हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे जो ज्यादा सिलेंडर मेंबर है तो जो लोड बहुत ही कम हो सकता है, वही सेम इसमें जो है ना वो चीज लिखी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो इस स्टेज पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग अब हमारी डेवलप जो हुई है वो ये हुई है कि जी हमारी जो बकलिंग है कंप्रेसर मेंबर की वो डिपेंड करती है उसकी सिलेंडरनेस पे। और सिलेंडरनेस आप कैसे चेक करते हैं? वी हैव द टर्म, हम पहले यूज कर चुके हैं, सिलेंडरनेस रेशियो। जिसका सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा वो ज्यादा सिलेंडर है, जिसका सिलेंडरनेस रेशियो कम होगा वो कम सिलेंडर है। तो आपको रेडियस ऑफ जायरेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें उसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैथमेटिकली, तो यू नो दैट कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया, ठीक है। ये रेडियस ऑफ जायरेशन है मैथमेटिकली, ठीक है। और इसके अगर आप डेफिनेशन इसकी अगर आप देखें कि ये डिस्टेंस फ्रॉम गिवन एक्सिस अप टू अ पॉइंट वेयर एंटायर एरिया इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? जहां पर आपका जो एंटायर एरिया हो वो कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। मतलब इट मींस के वो ऐसा मतलब एक्सिस से एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहां पर आपका एरिया का सारा इफेक्ट हो या कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें कॉलम थ्योरी में अगर आप देखें तो ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, बल्कि ये जो इक्वेशन है, सॉरी, ये जो इक्वेशन है हमारी पी क्रिटिकल, ये आपने ऑलमोस्ट आई एम श्योर कि आपने ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहले पढ़ ली हुई है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सारे सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं वो सारे के सारे आपके जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यू मस्ट हैव द कॉन्सेप्ट्स जो आपने सब्जेक्ट पढ़ ली है। बहरहाल ये पी क्रिटिकल मींस क्रिटिकल बकलिंग लोड है, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन तब अप्लाई होगी जब आपका मेंबर इलास्टिक लिमिट में होगा। इट मींस के बकलिंग विद इन इलास्टिक लिमिट हो। अगर बकलिंग आपकी प्लास्टिक लिमिट में होती तो उसकी कंडीशंस डिफरेंट है, उनकी इक्वेशंस डिफरेंट है। लेकिन बकलिंग आपके मेंबर तब बकल हो जब वो विद इन इलास्टिक लिमिट हो। देखिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे यू नो दैट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेंथ ऑफ द मेंबर बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट है, ये सारी चीजें वी ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, ठीक है।
तो इस इक्वेशन को हम तब यूज करेंगे जब हमारे मेंबर की बकलिंग जो है वो विद इन इलास्टिक लिमिट हो रही हो, ठीक है। इसके अलावा ये एक कंडीशन इक्वेशन ये है कि इलास्टिक हो, इट्स जो उसके एंड हो वो फ्री टू रोटेट हो, ठीक है, और ट्रांसलेट ना हो। इट इन अदर वर्ड्स क्या होगा, देखें अगर यहाँ पर ये जो रोटेशन है या स्लोप है, ये रोटेशन या स्लोप एक ही बात है, ठीक है। ये अगर हिंज या पिन सपोर्ट होगी तभी यहाँ पे ये स्लोप होगा ना थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट होगी तो यहाँ पे ये स्लोप नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों एंड्स पे आपकी पिन या हिंज सपोर्ट होगी तभी ये स्लोप या रोटेशन अलाउ होगी। इसीलिए इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे जो सपोर्ट है आपकी, वो आपकी सपोर्ट कौन सी होगी, पिन या हिंज सपोर्ट होगी, ये कंडीशन होगी। लाइक ये यहाँ पे देखें, यहाँ पर इन्होंने इस चीज को ज्यादा देखें, यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट लगा दी हुई है। रोलर सपोर्ट क्यों लगाई है कि ये ट्रांसलेट ना करे, डिफ्लेक्ट ना हो, लेटरल डिफ्लेक्शन या स्वे इसमें ना हो, ठीक है। ये यहाँ पे इसको स्टेबल रखे और यहाँ पे स्लोप को अलाउ करे, यहाँ पे भी स्लोप को अलाउ करे, यहाँ पे भी स्लोप को अलाउ करे, तभी ये विद इन इलास्टिक लिमिट बकल होगा ना, ठीक है, तभी ये बकलिंग होगी ना, वरना बकलिंग कैसे होगी, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप था, ये जो सारी जो फॉर्मुलेशन है, वो हमारे जो लियोनार्ड एलर जो थे, वो मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 1759 में ये रिलेशनशिप हमें दिया, ठीक है। और इस क्रिटिकल लोड को हम क्रिटिकल बकलिंग लोड भी कहते हैं, तो इसको एलर या एलर बकलिंग लोड कहते हैं उनके नाम की वजह से, ठीक है। देखिए लोगों ने 1759 में कितना बड़ा काम कर दिया, एंड वी आर स्टिल स्टडीइंग हिज थ्योरी, ओके। अच्छा, एक और चीज है, देखिए यहाँ पर अगर आप इन कंडीशंस को जरा देखें तो बकलिंग जो आपकी जो बकलिंग जो मोड्स हैं आपके, वो किस तरह होते हैं। ये बकलिंग मोड है, ये यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे बकलिंग मोड इसका 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें लोड नहीं लग रहा। ये हमारा जो मेंबर है, इसमें हमारी यहाँ पे एक ही बकलिंग मोड बन रहा है। देखें ये बकलिंग शेप है, इसको n = 1 लिखा है। अगर हम यहाँ पे कोई सपोर्ट दे दें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोई सपोर्ट दे दें, दो तरह की सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है, लेटरल सपोर्टिंग दे दें, लेटरली यहाँ पे इसको हम फिक्स कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर जब ये लेटरली यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर बकलिंग नहीं होगी, इसके दो शेप्स बन जाएंगे, दो बकलिंग मोड बनेंगे, इसलिए ये n = 2 है। अगर आप 3 जगह पे थ्रू आउट लेंथ इसको जो है सपोर्ट्स देंगे, लेटरल सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 बकलिंग मोड्स आपके बन जाएंगे। तो इसलिए आपका जो n है वो डिफरेंट बकलिंग मोड से है, कितने बकलिंग मोड्स हैं, ठीक है। ये इक्वेशन को और जनरलाइज कर दिया गया है। बहरहाल हमारा जो आज का जो कंसर्न है वो ये है कि हमारा जो एक यूजुअल केस है, जनरल केस है कंप्रेशन मेंबर का, जिसमें बिटवीन 2 एंड्स कोई सपोर्ट नहीं है। इट मींस कि उसका जो n होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। हमारा ये वाली हमारी सपोजिशन है। मैं जरा पीछे चला जाता हूँ, देखें ये वाली जो हमारी सपोजिशन है कि हमारे इन दो सपोर्ट्स के बिटवीन देखिए कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो n1 है हमारा, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है बिटवीन द एंड सपोर्ट्स, ठीक है। तो हमारा जो होगा वो n जो है यहाँ पे 1 होगा। ये जनरल केस है, ओके। n2 भी हो सकते हैं ये, लेकिन ये हमारा जनरल केस है। हम आएंगे डिफरेंट बकलिंग मोड्स पे इंशाल्लाह फर्दर, जब हम लास्ट में आएंगे तो इनको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, इफेक्टिव लेंथ्स पे और सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे हम। बहरहाल आज का जो हमारा जो केस है ये बिल्कुल जनरल है, दैट रिलेट्स टू योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थिंग्स, ठीक है। मैं इसका सिर्फ आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ आज जो कंप्रेशन मेंबर्स है। तो क्रिटिकल जो हमारी जो लोड है वो π² EI/L² है, ठीक है। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, लेकिन हम इस इक्वेशन को और मॉडिफाई कर सकते हैं स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए। वी नो दैट R √I/A, ठीक है। आपको पता है कि R हमारी क्या है, √I/A है। अगर हम स्क्वायर करें बोथ साइड्स को, स्क्वायरिंग दीज बोथ साइड्स, क्या होगा, R² मल्टीप्लाई बाय A I, ठीक है। I AR²। तो यहाँ पे जब आप I की जगह पे यहाँ पे आपने AR² रख दिया, ओके। आप R को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, जिस तरह भी आप करें, इसी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय R² करेंगे, ठीक है।
या आप इस क्वेश्चन को जो है ना वो जो आपकी ये जो आर स्क्वायर स्ट्रम को नीचे ले जाएं, वो हाउएवर जो भी मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है, आपको आर स्क्वायर को आप नीचे ले जाएंगे तो एल अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स इसको जो है वो हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करवाएं, सिंप्लीफिकेशन, इफ यू नीड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन आई कैन सेंड यू, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो पाई स्क्वायर ई ए अपॉन एल अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी जो है वो बेसिक इक्वेशन पी क्रिटिकल को डिफाइन करने के लिए हो गई। एल अपॉन आर क्या है, आपका सिलेंडरनेस रेशियो है जो आपको मेंबर्स की सिलेंडरनेस के बारे में बताता है, ठीक है। तो हम आज की ये जो हमारी डिस्कशन है, सिंपल डिस्कशन है, बेसिक डिस्कशन है, इसको थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू भी, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमारा जो एक एग्जांपल है जी, एक 1250 एक हमारा डब्ल्यू शेप है, 12 by 50, उसको हम कॉलम के लिए यूज कर रहे हैं, और उसके लिए जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड है वो 145 किप्स है। द लेंथ इज 20 फीट, ठीक है, जो लेंथ है हमारी वो 20 फीट है, एंड द एंड्स आर पिन, ठीक है, हमारे जो एंड्स है उसके पिंड है, विदाउट रिगार्ड, ठीक है, विदाउट रिगार्ड जो है हमारी जो विदाउट रिगार्ड जो है हमारी लोड और रेजिस्टेंट फैक्टर, तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मेंबर को स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो हमारा जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो जहां पर जरूरत नहीं है, वी नो दैट कि इस वक्त इस इक्वेशन में क्रिटिकल बकलिंग लोड जो है वो हमारा फंक्शन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ठीक है, या यील्ड स्ट्रेस का या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का नहीं है। हम बकलिंग के अगेंस्ट इसको चेक कर रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ नहीं देख रहे, हम इसकी बकलिंग के अगेंस्ट इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो हमारा जो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है, इफ यू गो टू द मैनुअल, यहाँ पे देखें अगर आप मैनुअल में, तो मैनुअल में हमारा जो आर मिनिमम है 1.96 है, ठीक है। तो हमारा जो एल अपॉन आर जो है रेशियो, ये हमारा कितना बनेगा 122.4, क्योंकि 20 फीट है, इसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आर मिनिमम आपका इंचेस में है, ठीक है। आप ये सारी की सारी ये 29,000 आपकी क्या है, जो के एस आई एक्सपोनेंट 29,000 के एस आई या 29 एक्सपोनेंट 3 के एस आई आपकी जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टील की, माइल्ड स्टील की। आपने सारी वैल्यूज पुट अप की, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 278.9 किब्स। इट मींस के ये जो हमारा जो मेंबर है फिल वक्त हमारे पास, ये मेंबर हमारा 278.9 के लोड पे बकल होगा विद इन इलास्टिक लिमिट, लेकिन इससे सपोर्ट कितने लोड को करनी है, 145 किप्स के लोड को करनी है, ठीक है। तो 145 के किप्स के लोड को जब करनी है, आपको पता है कि वी आर सेफ, ठीक है, हमारा जो स्टेप बकलिंग के अगेंस्ट जो है वो मेंबर हमारा सेफ है, ठीक है। इसका अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा 278.9 डिवाइडेड बाय 145, तो आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा वो 1.92 जो है वो, इट मींस के आपके जो स्ट्रेंथ है वो 92% इस वक्त जो है वो हमारी ज्यादा है जो हमारा लोड लग रहा है। सो टुडे आई वुड लाइक टू कंक्लूड डिस्कशन अप टू दिस बेसिक थिंग्स कि आप जो है ना वो जो बकलिंग है, हमने एलियर बकलिंग लोड है उसकी इक्वेशन को यूज करना देखा, उसकी जो बेसिक असम्पशंस है हमने उनको देखा, मोड शेप्स को देखा, ठीक है, बकलिंग शेप्स को देखा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बेसिक्स हैं रिगार्डिंग दिस। अभी हम आएंगे इंशाल्लाह ताला जी, अगर हम दो पिन के बीच में सपोर्ट दें, या हम जो है वो उसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो कंप्रेशन मेंबर है उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो अगर हमारी बकलिंग इलास्टिक लिमिट में ना हो, प्लास्टिक लिमिट में हो, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो वी विल डिस्कस दीस थिंग्स इंशाल्लाह ताला इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। Thanks a lot and wish you best of luck for your midterms. Thank you.